Good morning, my dear student. Today we will read class 8 SST chapter 7, that is civilizing the natives, educating the nation. My dear student, in this chapter we have discussed about the Orientalism and the Western education learning. And we have already discussed about that there were two groups. One who felt that the Oriental education is very important for the Indians and Indians should be used the Arabic and Sanskrit language for learning. And other groups who felt that the language, I mean to say that the English language is very important for them. According to them, the whole Indian learning style that was very old and ancient, the primitive. So that's why we have to use as the new types of learning skill, that was English learning skill, that was Western culture education system. Lord Macaulay and Machiavelli emphasize the importance of the English learning system. My dear student, I think there is no need to re-explain about that what was the dispute between the Orientalist and the Western educationist. Today we will read the topic education for commerce. My dear student, before we start this topic, you have to aware that why Britishers wanted that English learning skill should be implemented in India. Why they try to ऐसे लोगों को बनाना चाहते थे जो देश में क्या करे, जो अंग्रेजों के लिए क्लर्कल काम करने के लिए तैयार हो सके। वो ये कहना चाहते थे, ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे, शरीर से भारतीय हों लेकिन मन और मस्तिष्क से वो अंग्रेज हों। वो ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहते थे। ये एक अपने में विचित्र और यूनिक बात थी, और जैसा कि मैकियावेली और लॉर्ड मैकाले ने किया, 1833 में एक एक्ट पारित किया गया जो 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लर्निंग स्किल को इंपॉर्टेंट बना दिया। इवन इंग्लिश लर्निंग स्किल इंपॉर्टेंट फॉर द हायर एजुकेशन, बट आप उस समय की स्थिति को देखिए तो जूनियर लेवल पे भी अंग्रेजी में किताबें छपने लगी और भारत की जो मौलिक भाषा थी उस भारत की मौलिक भाषा को पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया। जो संस्कृत थी, जो अरेबिक थी, इवन हिंदी भी थी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने एक नए सभ्यता का विकास किया, एक नए चैप्टर का विकास किया। आई थिंक हियर क्लास 8 एक नए सभ्यता, एक नए कल्चर का विकास किया, और ये जो चीजें थी वो उन्हें एक पूरे स्वरूप को बदलने का उनका एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी चेंज की। उन्होंने अपने देश की इनकम बढ़ाने के लिए, अपने लिए यूजफुल लोगों को बनाने के लिए उन्होंने इंग्लिश लर्निंग स्किल्स को डेवलप किया है, वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय एक एक्ट पारित करके ये तय कर दिया गया कि अब भारत में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी। 1854 ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा, एक इंस्ट्रक्शन भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी की गई संदेश को वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। आई मीन टू से दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वुड डिस्पैच सेंड ए नोट। किसके लिए? शिक्षा व्यवस्था के नए परिवर्तन के लिए, नए बदलाव के लिए। उन्होंने जो नोट भेजा था, जो उन्होंने नीति पत्र भेजा था,
उसको उन्हीं के नाम से जाना गया जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इस डॉक्यूमेंट में भारत में लागू की जाने वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी रूपरेखा स्पष्ट की गई थी। उसकी रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि ओरिएंटल जो नॉलेज है उसके स्थान पे जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम ज्यादा फॉर्मल और इंपॉर्टेंट होगी इंडियंस के लिए। ये बात वुड ने अपने डिस्पैच में कहा। इन डॉक्यूमेंट्स में, इस पूरे स्वरूप में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। आई मीन टू से दैट व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लर्निंग स्किल्स। क्या जरूरत थी अंग्रेजी भाषा का शिक्षा में इंप्लीमेंटेशन करने का? क्यों चाहते थे वो लोग कि अंग्रेजी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में आए? आई मीन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू दैट इन 1854 the court of directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General of India, issued by Charles Wood, the President of the Board of Control of the company. It has come to be known as Wood Dispatch, outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again practical benefits of system of European learning as opposed to Oriental knowledge. One of the practical uses the dispatch pointed to was economic. European learning, it said, would enable Indians to recognize and advantage the flow from what? Expansion of trade and commerce, and make them see the importance of developing the response of the country. Introducing them to European ways of life would change their tastes and desire. They create demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. Wood Dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. It would make them truthful and honest, and thus supply the company with civil servants who could be trusted and depend upon. The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not install in people's sense of duty and commitment to work, nor could it develop the skill required for administration. Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British Education Department of the matters. Regarding education, steps were taken to establish a system of universities education. In 1857, while the Sipahi rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also made to bring about change within the system of the social education. This all clearly explain about the conditions of the education system. I mean to say that having read this whole paragraph, you can easily understand that why Europeans wanted that the English learning skill that is must for the Indians. They felt that English is a language, English is a medium on which we can train the Indians for benefited way their government. अपने सरकार के लिए वो कितने यूजफुल होंगे। कहने का सेंस ये है कि 1854 में वुड डिस्पैच नामक एक एजुकेशनल पॉलिसी आई यूरोप से। वुड डिस्पैच बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे।
वो डिस्पैच ने नई एजुकेशन पॉलिसी भारत में लॉन्च करने की बात कही। उन्होंने इसमें उन चीजों को ध्यान रखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी सरकार, इंपीरियल पावर के फेवर में हो, उनकी आर्थिक, उनके प्रॉफिट, उनकी इनकम को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो, और इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी को वो डिस्पैच 1954 में पास किया। एक नोट भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और इस नोट में, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया था। उनके अनुसार यूरोपीय जो शिक्षा है, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है, वो भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के जो नेशन के रिसोर्सेस हैं उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने योग्य बनाएगा। उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से भी परिचित कराएगा। लाइफ स्टाइल ऑफ द यूरोपियंस, इंडियंस, they were familiar and they easily understand the meaning of the European lifestyle। कहता है इसके साथ साथ यदि यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी जो रुचि होगी, उनकी जो आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू करेंगे। वुड के डिस्पैच में, वुड के नोट्स में, वुड का जो नीति पत्र था उसमें यह तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से, यूरोपियन एजुकेशन से भारतीयों के नैतिक चरित्र का भी उत्थान होगा, मोरल कैरेक्टरिस्टिक भी बढ़ेगी, इसमें ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे, और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य, ईस्ट का जो लिटरेचर है, वो न केवल भयानक त्रुटियों से भरा है, बल्कि यह लोगों को न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के वो डिस्पैच ने, बाद में अंग्रेजों ने इसमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो डिस्पैच के आधार पर सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि एजुकेशन सिस्टम, सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट हुआ मेरठ में और दिल्ली में, तो उससे यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, मद्रास और बंबई ले जाई गई। मतलब कलकत्ता, मद्रास और बंबई में यूनिवर्सिटीज स्थापित किए गए। किसकी जगह? मेरठ, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के सिटीज में न स्थापित करके उसे साउथ इंडिया स्थापित किया गया। स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन के लिए प्रयास किए गए। तो ये जो पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम सेइंग, द फॉलोइंग द 1854 dispatch, several measures were introduced by the British education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Steps were taken to establish a system of universities education in 1857. While the Sipahi rose, the revolt in Meerut, Delhi, the universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. I mean to say that due to revolt, the universities that had established in southern India, Calcutta, Madras and Bombay. If revolt not happened, it may be that universities established by Britishers in the northern part of India, it would be established. It may be what कि ये दिल्ली में रहा होगा, मेरठ में रहा था, लेकिन रिवोल्ट के कारण ये इसके स्थान बदल दिए गए, परिवर्तित कर दिए गए। ये जो बड़ा बदलाव दिखा, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस दिखे, इसके पीछे के कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे। हमने डिस्कस किया किन किन बातों पे हम लोगों ने बात की कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। फर्स्ट पॉइंट, वर्कर्स। सेकेंड पॉइंट, व्हाट? दैट टू बिकम लॉयल ब्यूरोक्रेट्स
Third, supremacy of English education. Fourth, their goods and products. What? क्या भारत में इसकी डिमांड बढ़ जाए, ये भारतीय लोग इन चीजों की अधिक मांग बढ़े, तो इनके लिए उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, नई व्यवस्था उन्होंने शुरू की. These are the reasons. That's why Britishers want to change the new education system, that was the Wood Dispatch, which was implemented in India in 1854. I think you are getting what I am saying. And you can easily understand that Britishers why they implemented the new policies, new education policies in India. And next topic, what we are going to read today, the next topic is the what happened to the local schools. Local school के क्या हुआ? Next topic, what happened to the local school? I think what happened to the local school? Next point, what we are going to read. We have completed the education for commerce, and second point is what happened to the local schools. Local schools के साथ क्या हुए? And in the sub part of this question, the report of William Adam. The report of William Adam. रिपोर्ट विलियम एडम के क्या थे? We are going to discuss 2 points. This is the very important and interesting. कि वुड डिस्पैच के आने के बाद, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के इंडिया में इंप्लीमेंट होने के बाद भारतीय स्कूल में क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय स्कूल कैसे हुए. यहां आपको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा कि दैट डू यू हैव एनी आइडिया of how children were taught in pre-British time? Have you ever wondered whatever they went to school? And if there were school, what happened to these under British rule? It means कि आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता था. क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ, उन स्कूलों का क्या हुआ? तो इसके संबंध में एक टॉपिक है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. विलियम एडम की रिपोर्ट क्या है स्कूलों के बारे में. इन द 1830s विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरीज टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. कहता है कि विलियम एडम नामक एक स्कॉटिश मिशनरीज थे, धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने बंगाल और बिहार के कई जिलों में टूर किया, विजिट किया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन बंगाल और बिहार के स्कूलों में क्या हो रहा था, शिक्षा में क्या डेवलपमेंट था, देसी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही थी, इस पे रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा. और कहता है कि द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग. जिस रिपोर्ट को एडम ने बनाया वो बहुत इंटरेस्टिंग थी. क्या बनाया?
एडम क्या लिखता है? कहता है कि एडम ने पाया कि बंगाल, बिहार और जो इस तरह के जो छोटे देश थे, कहता है, एडम लिखता है कि बंगाल, बिहार में एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे शिक्षा के, जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, 20 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे। फिर भी इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी थी, काफी अधिक थी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थे। ये जो स्कूल थे संपन्न लोग या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल जो कम्युनिटी थी उनके द्वारा चलन की जा रही थी। कई स्कूल स्वयं जो टीचर्स थे उन्होंने ही स्टार्ट किया। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिस चीजों को स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय पाठशालाओं में भी मौजूद थी, स्कूलों में मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें भी नहीं थी, स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं थी, बेंच, कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षा लेने के लिए बच्चों को जो अटेंडेंस थी उसका भी कोई उनके पास अरेंजमेंट नहीं था। एनुअल एग्जाम या पंक्चुअल टाइम टेबल का पूरा तरीके से अभाव दिखाई देता है। कई स्कूलों में तो जो स्कूलिंग हो रही थी वो पेड़ों के नीचे हो रही थी, बरगद के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ की छाया में स्कूल चल रहे थे। कई गांव में इस तरह की व्यवस्था उसने देखा। कहता है कि किसी दुकान या मंदिर के कोने में गुरु या तो घर पर ही बच्चों को पढ़ाते थे या दुकान, मंदिर या कोई छोटा सा जगह था जहां पर वो शिक्षा देते थे। बच्चों की फीस उनके पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंड होती थी। जो प्रॉस्परस लोग थे, रिच थे, एलिट थे, वो लोग की फीस ज्यादा थी और गरीब बच्चे कम फीस देते थे। ओरल एजुकेशन दी जाती थी। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को उनकी जरूरतों के आधार पर, जरूरतों को देखते हुए टीचर उन्हें टीच करता था। विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स थे उनकी अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठा जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। सेपरेट रूम्स नहीं थे, अलग अलग स्तर विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात कर लेते थे। इट मीन्स दे सीटेड along with each other and according to their needs teacher discussed the issues. The whole explanation which was given by Adams, that was very interesting. What I am telling that the system of education was flexible. Few things that you associated with the schools today were present. If you will read the starting, Adam producing the interesting reports. Adam found that there were over 1 lakh Pathshala in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each. But the total number of children being taught in the Pathshala was considerably over 20 lakh. These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times, they were started by a teacher's guru. The system of education was flexible. Few things that you associated with schools today were present in the Pathshala at the time. There were no fixed fee, no printed books, no separate schooling buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call register,
no annual examinations, and no regular timetable. In some place, classes were held under the banyan tree, in other places in the corner of village. In some places, what? The schools that was running on the banyan tree, I mean to say that in some places classes were held under banyan tree, in other places in the corner of village, shop or temple, or at the guru's home. Fee depended on the income of parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral, and the guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. Its students was not separated out into different classes. All of them sat together in one place, and the guru interacted separately with the groups of children with different levels of learning. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest system, when rural children often walked in fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant the even children of peasants' families could study. This is the very interesting matter. According to Adams' report, you can easily understand that the Indian education system that was in proper form. Suppose in rural area, there were the various groups, some were the prosperous, some were poor. No doubt, I have no doubt, and without any hesitation, I want to introduce you on the basis of Adams' reports, William Adams' reports, that there were no classes, there were no proper syllabus, there were no, I mean to say, timetable, no system of separate classes, no roll call register, no blackboards, no benches, chairs, no separate school buildings. But the teachers, he was aware the need of the student. The various students seated on one place, and according to their need, teachers taught them. And it is very interesting that during the CUB, I mean to say that the flexible system was suited at local school, local needs. Adam clarified the classes were not held during harvest time, when rural children often walked in the fields. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant the even children of peasants' families could study. Teachers were aware that during crop harvesting time, the students, they were busy in their fields, their farming, and it is difficult to join school. So, teacher stopped their classes. एडम ने पाया कि जो ये शिक्षा व्यवस्था थी, जो ये एजुकेशन सिस्टम था, वो बड़ा ही लचीला था, फ्लेक्सिबल था, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, लोकल नीड्स के अनुकूल ये व्यवस्था थी. जैसे उदाहरण के लिए कहता है कि जब फसलों की कटाई होती थी, तो फसलों की कटाई के समय जो क्लासेस थे वो बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे, और फिर जब हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता था, अनाजों को स्टोर कर दिया जाता, तो फिर से स्कूल शुरू हो जाती थी. इसका परिणाम यह हुआ कि जो साधारण काश्तकारों के बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, वे पढ़ाई कर सकते थे, वो अपनी एजुकेशन को प्रॉपरली स्टार्ट रख सकते थे.
तो इस तरह की एक पूरी सिस्टम डेवलप थी। ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये एडम कह रहा है, ब्रिटिशर्स, स्कॉटिश कह रहा है। I mean to say that these are all what we are discussing here on the on the accounts which was wrote by William Adam. The reports that was produced by William Adam, who was Scottish. So no doubt, without any hesitation, we can say that these are all details that had true. वो सही था। And I think on the basis of that you can understand the Indian education system. एक बात का ध्यान रखा गया था कि कोई भी बच्चा के शिक्षा व्यवस्था में कोई इंटरफेरेंस ना आए। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल चलते थे और स्कूल बंद होते थे। इनका प्रोडक्शन भी बनी रहे, इन चीजों का ख्याल रखा जाता था। इस तरीके से पूरा विकास दिखाई देता है। तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स and the report of the William Adams. What happened to the schools? In this topic, we read that कि क्या कि किस तरीके से स्कूल रन करते रहे होंगे। हमने देखा कि 19th सेंचुरी में कंपनी का ध्यान इन चीजों की तरफ जब गया तो कह रहा है, डू यू हैव एनी आइडियाज ऑफ हाउ चिल्ड्रेन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? हैव यू एवर wondered whether they want to schools, and if there were schools, what happened to these under British rule? This is very interesting and important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, आवश्यक था, और इसके आधार पर ये जानने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से व्यवस्था चली। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं इन चीजों को, इन बातों को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय एंड टेक केयर।